देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और तमाम बड़ी खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देश के सबसे विश्वसनीय कोरोना समाचार बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको देश के अलग अलग प्रदेशों और देश के बड़े शहरों में कोरोना वायरस से संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट, उसकी जानकारी दे देते हैं। अभी तक के जो आंकड़े बताते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आपके राज्य, आपके शहर में कोरोना की पहुंच कहां तक पहुंची है उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। भारत में जहां पर 34,863 मरीज हैं अभी एक्टिव केसेस और 1,154 मरीजों की मौत हो चुकी है, ये भारत का आंकड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां 3,515 लोग संक्रमित हैं तो 59 की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र 10,498 संक्रमित मरीज और 459 की मौत महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में 2,211 संक्रमित मरीज हैं और 40 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से जा चुकी है। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 2,625 का है और 237 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। ये मध्य प्रदेश का हाल आपने जाना। अब राजस्थान की तस्वीर देख लीजिए। 2,582 संक्रमित मरीज हैं और 58 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। दम उन्होंने तोड़ दिया। बिहार में 452 संक्रमित मरीज हैं, 2 की मौत हुई है। गुजरात में 4,395 संक्रमित हैं, 214 की मौत अभी तक गुजरात में हो चुकी है। इसके साथ ही जो अगला राज्य जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, गुजरात के बाद अब वो साउथ के राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु। 2,323 संक्रमित मरीजों की संख्या, मौत का आंकड़ा 27 का है। मुंबई में 7,061 संक्रमित मरीजों की संख्या, 290 मौत मुंबई में हो चुकी है। ये वो शहर है सबसे ज्यादा प्रभाव कोरोना वायरस का पड़ा है। मुंबई के साथ साथ पुणे का भी यही हाल है। 1,248 संक्रमित हैं और 88 की मौत पुणे में हो चुकी है। भोपाल में जहां पर आंकड़ा 508 छू चुका है संक्रमितों का, 15 लोगों की मौत भोपाल में भी हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। इंदौर में यह आंकड़ा 1,486 का है और 68 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं जयपुर में 907 लोग संक्रमित हैं और 32 की मौत हुई है। तो कोरोना महामारी है और ये महामारी जिंदगी पर भारी है, लेकिन नापाक पाकिस्तान की हरकतें रमजान के पाक महीने में भी खत्म नहीं हो रही हैं। लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। वो सरहद पर रहने वाले लोगों को निशाना बनाता है और ऐसे वक्त में TV9 भारतवर्ष पहुंचा भारत के आखिरी सरहदी गांव में। 100 सेकंड में आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहां पर लोग सीने में सालों से गोलियां खा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम इस समय LOC के आखिरी गांव पे है और हम आपको बताना चाहते थे कि इस पाक मुकद्दस महीने में, ये जो रमज़ान का पाक मुकद्दस महीना है, इस महीने में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और TV9 भारतवर्ष की टीम ने ये सोचा कि क्यों ना रात के समय हम LOC के नज़दीक जाएं और आप लोगों को ये बताना चाहें कि किस तरह से यहाँ पर लोग रमज़ान के इस महीने में भी पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जो शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान भारत की सरहद पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कोरोना की महामारी से लड़ने की बजाय वो अपनी गोलियां इंसानों को छलनी करने में लगा रहा है। भारत से दुश्मनी पालने के लिए खर्च कर रहा है। गुरुवार को मनकोट सेक्टर में भारी गोलीबारी के बीच 18 साल के नौजवान की जान चली गई। पाकिस्तान की हरकतें बताने के लिए हम नौशेरा के आखिरी सरहदी गाँव पुरखनी पहुँचे। आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइलस्टोन है पुखरनी गाँव, 0 किलोमीटर। इसी गांव के कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। TV9 भारतवर्ष की टीम का हमेशा ये मोटिव रहता है कि आप दर्शकों तक इस चीज़ को पहुंचाया जाए कि किस तरह से हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, किस तरह से लोग पाकिस्तान की मार को हमेशा झेलते आ रहे हैं। पाकिस्तान सरहदी मुसलमानों को इबादत नहीं करने देता, गोलियां और मोर्टार दागे जाने से बाज नहीं आता। जिंदगी हर वक्त जैसे आखिरी होती है। बहरहाल सहरी, इफ्तार और इबादत का पाक महीना चल रहा है। लोग अपनों के साथ हैं, लेकिन कब तक, इसकी कोई गारंटी नहीं। बहरहाल TV9 भारतवर्ष को परवाह है देश की, फिक्र है आपकी, इसलिए रमजान के पाक महीने में उस सरहद की तस्वीरें भी आपके लिए लेकर आया है जहां परिंदा भी सीमा पार जाने से आज कतराता है। देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक की है जिसमें विदेशी निवेशकों को लुभाने का प्लान तैयार किया गया। ये प्लान ऐसे वक्त में तैयार किया गया है जब कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और ऐसे में निवेश के नजरिए से भारत दुनिया के सामने चीन के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करने की रणनीति बना रहा है।
देश कोरोना महामारी के संकट से जंग लड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से देश के आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं। कामकाज ठप हो जाने के कारण अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच भी एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कोरोना संकट से निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी वे लगातार अपने मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगी मंत्रियों और अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने के साथ कोरोना काल में गिरती अर्थव्यवस्था को गति देने पर चर्चा हुई। पीएम ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बैठक की। बैठक में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बनाई रणनीति, विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर चर्चा हुई। राज्यों में निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर अलग से चर्चा हुई। कोयला खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ रोजगार पर बात हुई। एक और जहां वैश्विक बीमारी कोविड-19 के लिए ज्यादातर मुल्क चीन को जिम्मेदार मान रहे हैं, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है। इसके लिए पीएम ने मंत्री और अधिकारियों से निवेश के लिए माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने को कहा है। बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की बात कही। इतना तो तय है, अगर चीन के बाद विदेशी निवेश की बात आती है तो विकल्प के रूप में सबसे पहला नाम भारत का आता है। ऐसे में दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल से निकलने से पहले विदेशी निवेश की संभावनाओं की तलाश में जुट गए हैं, ताकि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को लेकर चुनौतियां ज्यादा होंगी और निवेश आने शुरू हुए तो परेशानियां खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। असम के नॉर्थ जिले के नाउबेचा मस्जिद में लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया। लोग मस्जिद में नमाज अता करने के लिए इकट्ठा हुए और नमाज अता की। जब पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की तो पुलिस पर हमला बोल दिया गया। 100 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। सरकार चीख चीख कर कह रही है लॉकडाउन का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाएं, लेकिन कुछ लोगों ने तो जैसे कसम खा रखी है कि सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे। कोरोना संकट हिंदुस्तान के साथ विश्व के 200 देशों में है। टीवी, रेडियो, विज्ञापन का कोई माध्यम नहीं बचा जिससे कि इस खतरनाक बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक न किया जा रहा हो। बावजूद इसके कुछ जाहिल लोग इसे समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। ये तस्वीर असम के नॉर्थ लखीमपुर जिले के नाउबेचा की है। पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ लोग मस्जिद में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर जमा हुए हैं। खबर मिलते ही पुलिस इलाके में पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर जमा लोगों को समझाने की कोशिश की, उन्हें वहां से निकालने का प्रयास किया, लेकिन इन जाहिलों को पुलिस समझाने में नाकामयाब रही। उल्टा पुलिस को धर्म का ज्ञान देने लगे। इससे भी मन नहीं भरा तो कोरोना काल के इन वॉरियर्स पर पथराव शुरू कर दिया, जो जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहे हैं। पुलिस पर हुए इस हमले में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए तो कईयों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि पुलिस की इस गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। पुलिस की गाड़ी भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। इस घटना में नाउबेचा पुलिस चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विश्वजीत नाथ सहित कई पुलिसकर्मी जख्मी हैं। इलाके की ये तस्वीर वारदात के बाद की है, जब मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर पुलिस बल के साथ नॉर्थ लखीमपुर जिला पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सील करते हुए इस घटना के आरोपियों की तलाश में अभियान छेड़ दिया। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे घरों से बाहर न निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। इस घटना में पुलिस के साथ स्थानीय ग्राम प्रधान अब्दुल जलील को भी मामूली चोटें आई हैं। जाहिर है असम में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 42 है और वायरस से 1 की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच में हरियाणा सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है और गुरुग्राम प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। 100 सेकंड में देखिए ब्रजेश तिवारी की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस से जंग के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को ये अधिकार दिया है कि वो कुछ क्षेत्रों में छूट दे सकती हैं, जिसके बाद राज्य सरकार अपने विवेकाधिकार से लोगों को रियायत भी दे रही है। इस बीच गुरुग्राम प्रशासन ने कोरोना वायरस की इस जंग के बीच एक नया ऐलान किया है, जिसके मुताबिक बॉर्डर्स पे अब उन्हीं लोगों को इस बॉर्डर को क्रॉस करने की इजाज़त होगी जिनके पास वैलिड पास होगा, यानी एसेंशियल सर्विसेज का पास उनके पास हो या मूवमेंट का पास हो, वही लोग गुरुग्राम की सीमा को क्रॉस कर सकते हैं। लोगों की भीड़ कम करने के लिए प्रशासन ने ये भी कदम उठाया है कि जो लोग
जिस जगह काम करते हैं, यानी गुरुग्राम में रहने वाला व्यक्ति अगर दिल्ली में काम करता है या फिर दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति गुरुग्राम में काम करता है, तो वो अपने वर्क प्लेस के आसपास ही अपने रहने का अस्थायी इंतज़ाम कर ले। यानी लोगों की कम से कम मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आज यानी अब से 1 मई से ये आदेश है उसको लागू कर दिया गया है, जिसके बाद गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर हर गाड़ियों की अब तलाशी ली जा रही है। हर गाड़ी को पहले वेरीफाई किया जा रहा है कि जो गुरुग्राम में शख्स इस वक्त दाखिल हो रहा है वो किस वजह से दाखिल हो रहा है, ताकि कम से कम लोगों की मूवमेंट हो सके। और यही सबसे बड़ी जीत होगी इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी ऐसे शख्स को गुरुग्राम की सीमा में न जाने दिया जाए जो बेवजह जाने की कोशिश कर रहा है। कोरोना संकट में देश भर में लॉकडाउन के 1.25 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और कई राज्यों के लोग दूसरी जगह पर फंसे हैं। तो देश भर में दूसरे सूबे में फंसे हुए 600 मजदूरों को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर वापस लाया गया और 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। 100 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। थर्मल स्क्रीनिंग से जांच किए जा रहे ये वे लोग हैं जिन पर लॉकडाउन का ऐसा कहर टूटा जो जहां था वहीं रह गया। कोई राजस्थान में, कोई हरियाणा तो कोई दूसरे राज्य में फंसा था, लेकिन लॉकडाउन के बीच लंबे अरसे के बाद इन्हें अपने राज्य उत्तर प्रदेश की धरती नसीब हुई है। लॉकडाउन में फंसे 600 मजदूरों को दूसरे राज्यों से वापस लाया गया और उन्हें प्रदेश के शाहजहांपुर के शेल्टर होम में रखा गया है, जहां सबकी एक एक करके थर्मल स्क्रीनिंग की गई। फिर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया। जिन सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा चुकी है, इसमें से 10 लोगों को हम लोग जिला अस्पताल पे सैंपलिंग के लिए भेज रहे हैं। कुछ लोगों को मामूली खांसी और बुखार का है लक्षण है, तो उन्हीं लोगों को जिला अस्पताल अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज में जांच होती है और एक जिला अस्पताल में थ्रू जांच होती है, वहाँ पर भेजा जाएगा जांच। इन प्रवासी मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इनके नहाने धोने की पूरी व्यवस्था हो या फिर खाने पीने की, सबका पूरा ख्याल रखा गया है। इस शेल्टर होम में स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को तैनात किया गया है, जबकि एसडीएम सहित दूसरे अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स की पूरी मुस्तैदी है। 576 प्रवासी मजदूर हरियाणा से अब तक आ चुके हैं और इसके अलावा करीब 7 मजदूर अभी ऑन द वे हैं, जिनकी सूचना प्राप्त हो गई है, वो भी जल्दी आने वाले हैं। तो इस तरीके से लगभग 600 के आसपास हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर आ गए हैं। सभी को शेल्टर होम्स में क्वारंटीन कराया गया है और उनका हेल्थ चेकअप किया गया है और उनको हेल्थ चेकअप करने के साथ साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। इन मजदूरों को इस शेल्टर होम में 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। उसके बाद एक एक मजदूर को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ उनके घर भेज दिया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के बीच पुलिस चौकसी की बात कर रही है। तमाम सुरक्षा इंतजामों की उस वक्त पोल खुली जब बैतूल में दरिंदों ने भाई को कुएं में फेंककर बहन से रेप किया। बैतूल पुलिस दरिंदों के निशान ढूंढ रही है, जहां रात के अंधेरे में लॉकडाउन के बीच वहशियाना हरकत को अंजाम दिया गया। पीड़िता के भाई की माने तो पेट्रोल भरवा कर लौटते वक्त कुछ वहशियों ने ये शर्मनाक हरकत की। कुल 7 लोग थे जिन्होंने पीड़िता के भाई को पकड़कर कुएं में फेंक दिया और बहन के साथ गैंगरेप किया। जहाँ घर है उसके पहले ही रोड पर हेडलाइट बंद हो गई। हेडलाइट बंद होने के कारण वो उसको रिपेयर करने लगे, तो पीछे से ये 2 मोटरसाइकिल में 7 लोग थे, वो आए और आते साथ इसको बोले कि रात के अंधेरे में कहाँ घूम रहे हो, और उसको गाली गलौज करके मारपीट करना शुरू कर दिया। और उसमें से इसके भाई को 3 लोगों ने पकड़ा और जंगल की तरफ ले गए। पीड़ित के भाई का कहना है कि उसके हाथ में संयोग से मोबाइल था। किसी तरह वो पानी से बाहर निकला और अपने घर वालों को खबर की। मारा नहीं सर, वो लोग ने मारा नहीं, उन्हें उठा के मेरे को कुएं की ओर ले गया। कुएं की ओर ले जाने के बाद में वो लोग मेरे को कुएं में फेंक दिया। मेरी सिस्टर को 4 लोगों ने, वो लोग ने कहाँ उठा के ले गया, रॉड वाली सीढ़ी चढ़ने के लिए, तो उसके ज़रिए से मैं चढ़ा। मुझे चढ़ते चढ़ते 10 मिनट लगे सर वहाँ से। फिर उसके बाद में मैंने बोला यहाँ लाइट जलाऊंगा, ये लोग डबल आएंगे, डबल कुछ करेंगे। तो मैं रोड क्रॉस करके और चुपके से पत्थर के पास से, ये हमारे परिवार वाले गुड़िया उनको कॉल लगा है।
कुछ आरोपियों को इन्होंने पकड़ा भी जो पेट्रोल पंप के पास मिले, लेकिन मुख्य आरोपी इन्हें चकमा देकर भाग निकला। बहरहाल 5 आरोपी हिरासत में हैं, जबकि मुख्य आरोपी लोकेश सोनिया सहित एक अन्य की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल ये वही इलाका है जो देश भर में रेप की सबसे ज्यादा वारदातों के लिए कुख्यात है। लॉकडाउन के बीच लोगों की कम होती आवाजाही और ढीली पड़ती कानून व्यवस्था का एक बार फिर दुष्कर्मियों ने फायदा उठाया। हैरानी की बात यह है कि लॉकडाउन में देर शाम 7 लड़के एक साथ क्या कर रहे थे। कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा का पालन कर रहे हैं और बावजूद इसके लखनऊ में एक परिवार में जमीनी विवाद के चलते पिता पुत्र ने मिलकर परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 100 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। एक तरफ देश भर में कोरोना का खौफ, तो दूसरी तरफ इस संकट के बीच पिता और पुत्र ने मिलकर परिवार के रिश्ते को तार-तार कर दिया। वारदात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा की है। परिवार में जमीनी विवाद के चलते पिता पुत्र ने मिलकर अपने ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस नरसंहार ने देश को झकझोर कर रख दिया है। वारदात की खबर लगते ही लखनऊ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फादर को उन्नाव में मारा, बिल्कुल ये सटा हुआ गाँव है। आप जानते हैं कि उन्नाव के एकदम बॉर्डर पर उनको जहाँ मारा है वो उन्नाव में पड़ता है, बाकी 5 को यहाँ मारा। जाकर पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि क्या कारण है, किस मानसिक स्थिति में किया है। वारदात गुरुवार शाम करीब 7 बजे की है। बंथरा इलाके के गोदौली गांव में रहने वाले अजय सिंह ने बेटे अवनीश के साथ मिलकर सबसे पहले पिता अमर सिंह को उन्नाव में धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा। फिर बाइक से लखनऊ आकर छोटे भाई अरुण, भाभी राम साखी और 9 साल के भतीजे सौरभ और 2 साल की मासूम भतीजी को भी मौत की नींद सुला दिया। फिर सबसे आखिर में घर पहुंचकर बुजुर्ग मां राम दुलारी की निर्मम हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद और जमीन बेचने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि बाप बेटे ने अपने ही परिवार में खून की होली खेल ली। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी ने खुद ही थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी पिता पुत्र से पुलिस पूछताछ कर रही है। अमर सिंह है गाँव के हमारे, उनके बड़े वाले लड़के अजय ने अपने पूरे परिवार को मार दिया। कुछ घरेलू विवाद था जमीन का, बहुत पुराना चल रहा था आपस में। बस यही इसी विवाद को लेके अमर सिंह ने थोड़ी सी जमीन बेच दी थी। यूपी में कोरोना से 2200 से अधिक लोग संक्रमित हैं। साथ ही इस बीमारी से 40 लोग मर चुके हैं। समाज में ऐसी घटनाएं रिश्तों को शर्मसार कर रही हैं। महोबा जिले में लॉकडाउन के चलते लॉक हो गई शादियों के बीच एक युवक अपनी दुल्हन को लेने के लिए साइकिल से महोबा के गांव पुनिया पहुंचा और विदाई करा के दुल्हन को साइकिल पर बिठाकर 90 किलोमीटर लंबा सफर तय कर घर भी पहुंचा। साइकिल में बैठा कर दुल्हन को विदा करके ले जाते लोग देख हैरत में पड़ गए। पालकी हो गई पुरानी, कार हो गई बेकार। कोरोना ने ऐसा लॉकडाउन किया कि विदाई भी 2 पहियों की साइकिल पर आई। साइकिल पर बैठी दुल्हनिया को दूल्हा विदा कर ससुराल ले जा रहा है। साइकिल से ही दोनों 90 किलोमीटर दूर हमीरपुर से महोबा पहुंचे। लॉकडाउन का ये असर है, रास्ते भले बंद हो लेकिन चलना ही जिंदगी है। सो बैंड बाजा के झमेले से दूर चल पड़े दोनों अकेले। श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लॉकडाउन हुआ है ना, तो इसकी वजह से हमने शादी मतलब परमिशन लेना चाहते थे, थाने में वो परमिशन नहीं मिला, जिसके कारण हमने साइकिल से गए और वहाँ शादी कर लिया। लॉकडाउन की वजह से इसलिए हमारी शादी नहीं हो पा रही थी, तो फिर क्या नाम ये कह रहे थे कि हमें शादी करनी, इसलिए हम वहाँ से मतलब साइकिल से चल के आ गए थे। तो फिर यहाँ आके हमने हमारा डलवा लिया था, यहाँ पे हमारी शादी हो गई। जिला प्रशासन से शादी की परमिशन न मिलने की वजह से परेशान दूल्हा कल को सुबह 6 बजे ही साइकिल पर सवार होकर ससुराल पुनिया गांव जा पहुंचा, जहां उसकी ससुराल वालों ने स्वागत सत्कार के बाद रिंकी को साइकिल में बिठाकर विदा कर दिया। हम थाने गए तो परमिशन मैडम जी ने नहीं दिया। इसके बाद लड़के ने जिद की तो हमने 45 किलोमीटर आना, 45 किलोमीटर जाना, लड़का साइकिल से लेकर आ गया। वो सबने मना किया लेकिन कल को नहीं माना। दिल ने दिल को पुकारा, फिर पैडल मार चल दिया ससुराल बेचारा। दिल के आगे इंसान किसी की नहीं सुनता। कहते भी हैं कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और दुल्हन रिंकी भी अपने कलकू को पाकर खुश होगी, क्योंकि लॉकडाउन किसी दरिया से कम नहीं था जिसे दोनों साइकिल से पार कर बैठे। इरफान खान और ऋषि कपूर के इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद कोरोना काल में अब देश में कैंसर पर चर्चा शुरू हो चुकी है। कोरोना से लड़ाई के बीच में हम आपको कैंसर पर एक खून जमा देने वाली रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं।
पहले इरफान खान और फिर ऋषि कपूर की मौत के बाद देश में कोरोना काल में कैंसर को लेकर नई चिंताएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इन दोनों कलाकारों की मौत में कोरोना का कोई हाथ नहीं, लेकिन कैंसर को लेकर चर्चाएं अब तेज हैं। कोरोना को लेकर एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अगर किसी मरीज को खून और फेफड़ों से संबंधित कैंसर है तो ऐसे मरीज की कोरोना से मौत होने का खतरा ज्यादा होता है, जबकि जिनको कैंसर नहीं है उन्हें बीमारी से कम जोखिम है। कोरोना काल में कैंसर। चीन के हुबेई प्रांत के 14 अस्पतालों पर रिसर्च। 105 कैंसर के मरीज और 536 बिना कैंसर के मरीज पर हुई रिसर्च। कैंसर वाले कोरोना मरीजों में मृत्यु दर 3 गुना ज्यादा था। सामान्य लोगों की मृत्यु दर 2 से 3% रही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 1 भारतीय को अपने जीवन में कैंसर का सामना करना होगा और हर 15 में से 1 भारतीय की मौत कैंसर की वजह से होगी। इसका मतलब है कि 10% भारतीयों के सिर पर कैंसर का खतरा है। 10 में से 1 भारतीय कैंसर का शिकार होगा। 15 में से 1 भारतीय की मौत कैंसर से ही होगी। 2018 में 16 लाख नए केस, 7,84,800 मौतें हुई। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामले ज्यादा हैं। ओरल कैंसर, सर्वाइवल कैंसर भी ज्यादा हैं। फेफड़ा, पेट और कोलोरेक्टल कैंसर भी ज्यादा हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थिति है इसकी जिम्मेदार। कमजोर वर्गों में ओरल और सर्वाइकल कैंसर ज्यादा, शहर में ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल कैंसर ज्यादा है। भारत में तमाम कोशिशों के बावजूद कैंसर के मामले कम नहीं हो रहे। कैंसर को लेकर 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर 20 साल में भारत में कैंसर के मामले दोगुने हो जाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 से 20 सालों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कैंसर भयावह रूप ले सकता है। इन राज्यों में कैंसर का इलाज करने वाले अस्पताल भी कम हैं। मुंबई में चंदनवाड़ी शमशान घाट पर ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार हुआ। कोरोना संकट की वजह से अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हुए और उसी की इजाजत मिली थी। अंतिम संस्कार में बेटी रिद्धिमा नहीं पहुंच पाई। कोरोना काल में बॉलीवुड का आपातकाल, ये शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी इरफान खान के जाने का गम कम भी नहीं हुआ था कि एक और ऐसी खबर आ गई जिसने देश के दुख को और बढ़ा दिया है। बॉलीवुड के पहले रोमांस किंग ऋषि कपूर भी इस दुनिया से चले गए हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर के बेटे और पृथ्वीराज कपूर के पोते ऋषि कपूर नाम के साथ बॉलीवुड की सबसे बड़ी विरासत थी। ऋषि कपूर पर खुद को साबित करने का जबरदस्त दबाव था, लेकिन ऋषि कपूर ने अपना खुद का मुकाम बना लिया। किसी लकीर के आगे और भी ज्यादा गहरी लकीर कैसे खींचते हैं, इसे ऋषि कपूर बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बॉलीवुड का पहला चॉकलेटी हीरो जिस पर लड़कियां जान छिड़कती थी, वो सदाबहार अभिनेता चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गया। फिल्म मेरा नाम जोकर में अपने पिता के बचपन का रोल हो या फिर 102 नॉट आउट में 75 साल के बुजुर्ग का किरदार, ऋषि कपूर ने हर रोल में जान डालने के लिए सब कुछ झोंक दिया। इसके बाद तो फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है। किरदार पर किरदार निभाते चले गए, हर इंसान को अपने अंदर जीते चले गए। बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। उनकी पहली फिल्म में शानदार भूमिका के लिए 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। अपने करीब 50 साल के करियर में ऋषि कपूर ने हर किरदार को जिया। एक दिन पहले ही इरफान खान के जाने के गम में देश डूबा हुआ था। अब ऋषि कपूर के निधन की खबर ने हर किसी को अंदर तक हिला दिया है। ऋषि कपूर का जाना इंडियन सिनेमा के लिए किसी युग के खत्म होने जैसा है। ऐसा युग जो अपने साथ अनगिनत खूबसूरत यादें और किस्से ले गया। और अब आपको दिखाते हैं ऋषि कपूर का वायरल वीडियो जिसमें वो अस्पताल में भर्ती हैं और एक सहयोगी उनका ही गाना उनके साथ गाता है। तेरे दर्द से दिल वाद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे मुझे है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात रखना। तेरे दर्द से दिल वाद रहा,
से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। देश के सबसे गर्म शहर राजस्थान के चुरू ने कोरोना को हराने में बड़ी कामयाबी हासिल की। सूरज की गर्मी और लॉकडाउन की सख्ती से चुरू शहर अब 100% कोरोना फ्री हो चुका है। क्या है वायरस का गर्मी कनेक्शन, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से राजस्थान के चुरू पहुंचे तबलीगी जमात के 7 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अपने अपने घरों के लिए रवाना कर दिया गया। इससे पहले 2 बार इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन की सतर्कता और इनके सहयोग की वजह से ये लोग कोरोना से जंग जीत गए और अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। ये सभी जमाती सरदार शहर आए थे। जमाती पॉजिटिव आए थे, वो बाद की 2-3 जांच में सब नेगेटिव आ गए हैं और उनको यहाँ GVM के क्वारंटाइन रूम में आज 28 दिन पूरे हो गए हैं। तो आज उन सबको यहाँ से होम आइसोलेट के लिए डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन चुरू ने कोरोना के खिलाफ जंग में तो रिकॉर्ड बनाया है। आज चर्चा उसकी भी करनी होगी। पूरे राजस्थान में चुरू ऐसा जिला बन गया है जहां 100% मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रशासन ने चुरू और सरदार शहर के उन 8 वार्डों को हॉटस्पॉट घोषित कर उन्हें सील किया जहां से संक्रमण की खबर आई थी। नतीजा ये हुआ कि यहां से कोरोना का वायरस आगे नहीं बढ़ पाया और हालात नियंत्रित हो गए। चुरू में कोरोना ने पांव नहीं पसारे, इसके लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया गया। हमारे ट्रैकिंग और हम बढ़ा रहे हैं और हम पैसिव सर्वेलेंस और कर रहे हैं। जो डेथ केसेस हुए हैं कुछ दिनों से, उनको भी हम उनके घर वालों के सैंपल्स रैंडमली ले रहे हैं। चुरू ने कोरोना पर कैसे पाया काबू, इसे समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। चुरू में 27 मार्च को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। 27 अप्रैल को सभी मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इस रिपोर्ट के बाद चुरू, जयपुर और इंदौर जैसे बड़े शहरों के लिए मिसाल बन गया। मरीजों की ठीक होने की बात करें तो जयपुर में मरीजों की रिकवरी रेट 29% है। इंदौर में 12% मरीज ही ठीक हो रहे हैं। भीलवाड़ा में 74%, जबकि चुरू में 100% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से वापस लौटी संगत की वजह से पूरे पंजाब पर वायरस का महा अटैक का खतरा बढ़ चुका है। 100 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तबलीगी जमात के बाद अब नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं ने कोरोना को लेकर नई मुसीबत पैदा कर दी है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से जुड़ी जो रिपोर्ट सामने आई है वो डराने वाली है। नए केस में 25 वो श्रद्धालु हैं जो नांदेड़ से लौटे हैं। इन 36 कोरोना संक्रमित मरीजों में 4 वो छात्र हैं जो कोटा से लौटे हैं। नांदेड़ से बठिंडा लौटे 2 श्रद्धालुओं को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब बठिंडा भी कोरोना की जद में आ गया है। पंजाब में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के आंकड़ों में आई उछाल के बाद अब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू की अवधि भी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर होशियारपुर, तरनतारन और नांदेड़ से आई खबर ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं का जो जत्था नांदेड़ से पहुंचा है वो अब कोरोना कैरियर के रूप में काम कर रहा है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में जो मामले सामने आए उसमें लुधियाना में 11 लोगों को संक्रमण हुआ है। मोहाली में 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें नांदेड़ से लौटे 5 श्रद्धालु हैं। होशियारपुर, फरीदकोट में 3-3 मामले सामने आए, ये सभी नांदेड़ से लौटे हैं। नवा शहर में 2 और पटियाला में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संगरूर और जालंधर में 1-1 व्यक्ति संक्रमित मिला। 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ बठिंडा भी ग्रीन जोन से निकलकर ऑरेंज जोन में आ गया है। नांदेड़ से 15 श्रद्धालुओं को लेकर लौटे टेम्पो ड्राइवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लॉकडाउन की वजह से नांदेड़ में 3498 श्रद्धालु फंस गए थे। पंजाब सरकार अब तक 2293 श्रद्धालुओं को वापस ला चुकी है। सरकार ने नांदेड़ के लिए 80 बस रवाना की थी। ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਟਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। यानी तस्वीर साफ है, नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं ने राज्य में कोरोना का नया संकट खड़ा कर दिया है। सहारनपुर के लोग आजकल गायब हुए पहाड़ों को फिर से देख रहे हैं। लॉकडाउन है तो प्रदूषण भी नहीं है, लिहाजा सब कुछ साफ दिखने लगा है। कोरोना काल में ऐसी दुर्लभ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिन्हें देखकर मन खुश हो जाए। अब इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि हम आपको किसी हिल स्टेशन पर ले आए हैं
और पहाड़ों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। ये तस्वीरें आई हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां कोरोना काल ने प्रकृति को आम लोगों के इतने नजदीक कर दिया कि अब मैदानी इलाकों में भी लोगों को अपनी छत से पहाड़ों के दर्शन हो रहे हैं। सहारनपुर के आयकर अधिकारी समेत लोगों ने अपने घरों की छत से हिमालय रेंज की पहाड़ियों को अपने कैमरे में कैद कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बर्फ के पहाड़ दिखाई दिए और इतने क्लियर पहाड़ थे कि हमने आज से पहले यहाँ से पर्टिकुलर कोई ऐसे पहाड़ नहीं थे। इसकी वजह आप सबसे ज़्यादा मान के चलोगे लॉकडाउन की वजह से जो पॉल्यूशन रहित बिल्कुल हो गया, क्योंकि फैक्ट्रियाँ सारी बंद हैं और ट्रैफिक नहीं है, उसकी वजह से हवा में जो कण थे वो खत्म हो। अप्रैल के महीने में सहारनपुर शहर से ऐसा नजारा आम दिनों में इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन 1 महीने से ज्यादा वक्त से जारी लॉकडाउन ने देश को प्रकृति के ऐसे जादुई नजारे देखने का मौका दिया है। अब ये सोचना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन हटाने के बाद भी हमें प्रकृति को लेकर अपना नजरिया बदलना होगा, पर्यावरण की देखभाल के लिए गंभीरता से सोचना होगा, जिससे देश में साल भर में ही ऐसी सुंदर तस्वीरें नजर आती रहें। और इतना अच्छा कि मैंने 50 साल की उम्र में आज तक ऐसा 2006 से हम यहाँ रह रहे हैं, अभी तक ऐसा सीन नहीं। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के जालंधर से भी ऐसी ही दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आई थीं, जब जालंधर से भी कई 100 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं साफ नजर आने लगी थीं और आम लोगों ने ही तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली थी। और सिर्फ जालंधर और सहारनपुर ही क्यों, आप अपने आसपास भी प्रकृति के नजारों का परिवर्तन देख रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा के साफ पानी की तस्वीरें वायरल हो रही थी। TV9 भारतवर्ष की टीम आपको इन तस्वीरों की असलियत दिखाने के लिए हरिद्वार लेकर चल रही है। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, पर ये गंगा नदी की ही तस्वीरें हैं। ये वही गंगा है जिसको इतना साफ करने के लिए अब तक हजारों करोड़ का बजट खर्च हो चुका है। न जाने कितनी ही योजनाएं बनाई गईं। सोशल मीडिया पर हरिद्वार ऋषिकेश में साफ गंगा की तस्वीरें वायरल होने के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम ने इन जगहों से गंगा की असली तस्वीरें आप तक पहुंचाने का फैसला किया और पहुंच गए तीर्थों के शहर हरिद्वार। हरिद्वार के साधु संतों का कहना है कि गंगा जितनी साफ आज नजर आ रही है, उतनी साफ तो गंगा 60-70 साल पहले हुआ करती थी। मुझे लगता है कि 60s में जो मैंने गंगा को देखा था और आज मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि ठीक वही गंगा जी का दर्शन उससे भी ज्यादा बेहतर आज हो रहा है। कहते हैं कि जैसे सतयुग में गंगा बहती होगी, आज फिर पुनः गंगा बह रही है। साफ है कि हरिद्वार के लोग साफ गंगा को देखकर खुश हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि गंगा का ये पानी अब कुछ ट्रीटमेंट के बाद पीने के लायक भी हो गया है। प्रोफेसर हो या फिर जिले के अफसर, सभी का मानना है कि लॉकडाउन ने पवित्र गंगा नदी में नई जान फूंक दी है। मार्च और अप्रैल में ही गंगा जल की गुणवत्ता में इतना परिवर्तन आया है कि जो विभिन्न पैरामीटर्स में 25% से लेकर के 100% तक का गुणात्मक परिवर्तन आया है। सारा जो पोल्यूशन, जितना भी जो एयर में जो जितना क्वालिटी है, ये काफ़ी कुछ बदला है और यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस जितना कम होता है उतना जो है उसका नेचर में जो है उसका विजिबल इम्पैक्ट रहता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।